लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कैश इनफ्लो के दो टाइप्स किए थे। ये ऑनलाइन वाले है क्या? है चलो। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कैश इनफ्लो का दो टाइप किया था। सो कैश इनफ्लो का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? चलो, जो कैश इनफ्लो का जो फर्स्ट टाइप है इज नॉर्मल कैश इनफ्लो। ठीक है। व्हाट इज अनदर टाइप ऑफ कैश इनफ्लो वी कैन हैव इज सेविंग्स इन एनी कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो जब भी लॉस आएगा तो लॉस के वजह से जो है अपना टैक्स सेविंग्स होएगा। टैक्स सेविंग्स विल रिजल्ट इनटू व्हाट? इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लोज। ठीक है। वैसे ही अपना जो कैश आउटफ्लोज है उसके अंदर दो टाइप का कैश आउटफ्लो आएगा। पहला आएगा नॉर्मल कैश आउटफ्लो एंड सेकेंड विल बी लॉस ऑफ एनी व्हाट एनी कैश इनफ्लो। ठीक है। चलो, अभी जो सेकेंड पार्ट है, जो कैश आउटफ्लो का जो सेकेंड पार्ट है, लॉस ऑफ एनी कैश इनफ्लो, उसको रिलेटेड विल बी डूइंग वन क्वेश्चन। तो अपना जो एक्स्ट्रा शीट है ना उसके अंदर आ जाओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, एक पेज छोड़ना है आईआरआर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ये पास्ट सीए फाइनल में जब ये टॉपिक था ना, ये तभी का क्वेश्चन है। ठीक है। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन। स्टार्ट करूं? चलो देखो क्या दिया है। एमगी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विच वुड इन्वॉल्व द यूज ऑफ बोथ द न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹1,50,000 and an existing machine which cost 80,000 2 years ago but has a current net book value of 60,000। ठीक है, तीन फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। जो नया मशीन है उसका कॉस्ट है 1,50,000। फिर और एक एग्जिस्टिंग मशीन है, उसका जो कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग मशीन का कॉस्ट कितना है? 80,000। इसको 2 साल पहले ये लोग ने उसको परचेस किया था। ठीक है। 2 साल पहले परचेस करने के बाद उसके ऊपर वो लोग ने डेप्रीशिएशन चार्ज किया था और आज उसका करंट नेट बुक वैल्यू कितना मालूम है? यहाँ पे है 60,000। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब भी हमको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेना है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग का, तो हम लोग यहाँ पे ओल्ड मशीन का कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले रहे हैं कि नए मशीन का ले रहे हैं? नए मशीन का। ठीक है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन वी आर हैविंग? 1,50,000। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1,50,000 हमारे वो टेबल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अगर टेबल में आएगा मतलब इट इज रेलिवेंट, अगर टेबल में नहीं आएगा मतलब दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज इरेलीवेंट। ठीक है। तो यहाँ पे 1,50,000 का ही तो अपना मतलब 1,50,000 का ही डिसीजन मेकिंग चल रहा है। सो 1,50,000 रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? रेलिवेंट। ठीक है। सो 1,50,000 अगर रेलिवेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पीवीसीओ। ठीक है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? ईयर 0। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 आएगा। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1,50,000। ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट दिस 80,000? ये 80,000 जो है ये रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? अरे, ये 80,000 का मशीन हम लोग अभी बाय कर रहे हैं कि 2 साल पहले परचेस कर चुके? 2 साल पहले परचेस कर चुके, तो अपना डिसीजन मेकिंग 1,50,000 का है कि 80,000 का है? 1,50,000 का। ठीक है। सो 80,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा? इरेलीवेंट। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस 60,000? 60,000 का कुछ काम है, मतलब 60,000 रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? सुनो इधर, 60,000 कभी रेलिवेंट होएगा मालूम है? अगर तुम ओल्ड मशीन को बेच के नया मशीन बाय करोगे ना तो 60,000 रेलिवेंट है। ठीक है। क्या यहाँ पे हम लोग ओल्ड मशीन को बेच के नया मशीन बाय करने वाला डिसीजन ले रहे हैं कि दोनों मशीन को यूज करने का है? दोनों मशीन को यूज करना है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला मतलब अभी हम लोग ये जो नया मशीन है उसको बाय करें या नहीं करें, उसका वैसे भी बुक वैल्यू 60,000 तो होने वाला ही था, बराबर है? सो दिस पर्टिकुलर 60,000 इज ऑल्सो इरेलीवेंट। ठीक है। मतलब ये हमारे टेबल में नहीं आएगा क्योंकि जब ये लोग ने 80,000 का जब ये लोग ने मतलब क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल बजटिंग किया रहेगा, ठीक है, तभी ये कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। कौन से मशीन का कैपिटल बजटिंग का डिसीजन हो चुका है? 80,000 वाला। अभी हमें कैपिटल बजटिंग
कौन से मशीन का करना है, न्यू मशीन का करना है, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज 1,50,000, ठीक है। तुम ये 1,50,000 का मशीन बाय करो या ना करो, ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू वैसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने वाला ही था, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज हाउ मच, यू नो, इट इज 60,000, ठीक है। तो ना ही ये 80,000 रेलिवेंट है और ना ही ये 60,000 रेलिवेंट है, तो ये दोनों में से अपने को, और इसको भी क्या हो गया, हाँ, तो ये 80,000 इरेलीवेंट है, एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर 60,000 इज व्हाट, यू नो, इट इज इरेलीवेंट, ठीक है। तो तीन अमाउंट में से एक ही अमाउंट रेलिवेंट है खाली, एंड दैट अमाउंट इज 1,50,000। यहां तक समझा पहले, ठीक है। देन देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी ऑन दिस मशीन विच हैज सो फार बीन अंडर यूटिलाइज्ड। एनुअल सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक तुम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है ना, अंडरलाइन करो एनुअल सेल्स को। व्हाट डू मीन बाय एनुअल सेल्स? एनुअल सेल्स मतलब एन्यूटी, ठीक है। एनुअल सेल्स मतलब क्या आएगा, एन्यूटी। एनुअल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 5,000 यूनिट्स, ये अपने को यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया है, एंड इट इज सेलिंग एट व्हाट, यू नो, सेलिंग एट 32 पर यूनिट। तो ये 32 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ने नया मशीन बाय किया तो उसमें से कितना यूनिट्स का सेल होने वाला है, 5,000, और ये 5,000 यूनिट्स को हम लोग बेचेंगे एवरी ईयर एट द रेट ऑफ रुपीज हाउ मच, 32 पर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेल्स हो जाएगा। यूनिट कॉस्ट विल बी एज फॉलोज। उसके अंदर हमको पहला दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का जो 7 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है। तो अब वापस मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो 7 रुपीज है रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? देखो, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब जो भी रहता है, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं ये बताओ? सी फैट का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम सी फैट का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या ये डायरेक्ट मटेरियल्स उसमें से माइनस होगा कि नहीं होगा? देखो, ये क्वेश्चन में बहुत सारा चीज सोचने का आएगा, ठीक है। तो 7 रुपए का जो जो अपना जो यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट है, ये रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है, ये खाली बता दो। अरे रेलिवेंट है ना, ऑब्वियस बात है, क्योंकि तुम लोग ने 5,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो क्या यूनिट अपने आप आने वाला है क्या? नहीं। तो उसके लिए पहले मटेरियल का कॉस्ट लगेगा अपने को। सो व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वी आर हैविंग? 7। तो सी फैट कैलकुलेट करने के टाइम पे मटेरियल कॉस्ट माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर ये माइनस होगा दैट मींस इट इज रेलिवेंट, इट इज व्हाट, यू नो, इट इज रेलिवेंट, ठीक है। देन डायरेक्ट लेबर 4 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। तो ये जो डायरेक्ट लेबर है ना, उसको यूनिट वाइज पेमेंट नहीं हो रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स लगेगा, एंड 1 आवर का ₹2 पर आवर के हिसाब से क्या होएगा, पेमेंट होएगा। मतलब एक यूनिट बनाने का 8 रुपया होएगा, ठीक है। तो ये जो 8 रुपीज है, ये रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? रेलिवेंट है, ठीक है। मतलब सी फैट कैलकुलेट करने के टाइम पे 8 रुपीज भी क्या करना पड़ेगा, लेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्स में से पहले मटेरियल माइनस होएगा, उसके बाद में डायरेक्ट लेबर भी माइनस होएगा, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, और ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये 9 रुपीज पर यूनिट यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। ये जो 9 रुपीज पर यूनिट है ना, वहां पे तुम लोग लिखो ये है एब्जॉर्प्शन रेट। चलो, कॉस्टिंग में आएगा ये। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट रेट ओवर ईयर? एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। अभी पहले मेरे को ये बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है वो पर यूनिट में एक्सप्रेस होता है कि टोटल में एक्सप्रेस होता है? टोटल। इट इज ऑलवेज व्हाट, इन ऑलवेज टोटल, ठीक है। यहां पे लोग ने क्या किया मालूम है, फिक्स्ड कॉस्ट को है ना, कुछ तो भी यूनिट्स के साथ वो लोग ने डिवाइड किया है और जबरदस्ती एक रेट कैलकुलेट किया है, और ये जो रेट जो लोग ने जबरदस्ती कैलकुलेट किया है ना पर यूनिट, उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट का क्या रेलिवेंस है, उसके लिए इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे लास्ट में कुछ तो भी दिया हुआ है, फिर मैं उसको है ना कनेक्ट करके दूंगा कि एब्जॉर्प्शन रेट और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या कनेक्शन है। बट दिस पर्टिकुलर 9 रुपीज पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है, उसको जब भी पर यूनिट में एक्सप्रेस किया रहेगा ना, इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब ये है कि उसको जबरदस्ती वो लोग ने क्या किया मालूम है, पर यूनिट में कन्वर्ट किया है। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल सपोज अगर ये क्लासरूम का जो भी रेंट रहेगा, उसको अगर हम लोग डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे तो यहां पे अपने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन रेट। अपने को क्या मिल जाएगा? एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। लेकिन ये जो रेंट रहेगा, रेंट वो पर स्टूडेंट होता है कि पर मंथ होता है?
पर मंथ, और पर मंथ रहेगा तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट पर एनम, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रेंट ऑफ द क्लासरूम इज नेवर पर स्टूडेंट, लेकिन पर स्टूडेंट कैलकुलेट करना रहेगा तो हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो रेट को क्या बोला जाएगा मालूम है? एब्जॉर्प्शन रेट बोला जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो 9 रुपीज वो लोग ने कैलकुलेट किया है, क्या ये एक्चुअल कैलकुलेशन है कि लोग ने उसको जबरदस्ती कैलकुलेट करके दिया है? जबरदस्ती कैलकुलेट करके दिया है और वो रेट को बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। देन द प्रोजेक्ट वुड हैव अ 5-year लाइफ, मतलब ये जो भी चलेगा इट इज गोइंग टू फंक्शन फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 5 years, ठीक है। आफ्टर विच द न्यू मशीन वुड हैव अ नेट रेसिडुअल वैल्यू ऑफ हाउ मच? 10,000, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये 10,000 रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? रेलिवेंट है ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द मशीन लिखेंगे उसके सामने इमीडिएटली क्या लिखना पड़ेगा? स्क्रैप वैल्यू, और ये स्क्रैप वैल्यू जो है उसका अमाउंट इज व्हाट इज 10,000। इसका टाइमिंग बताओ क्या आएगा? एट द एंड ऑफ द 5th year, मतलब ईयर 5 बोलने का, क्या बोलेंगे हम लोग? ईयर 5, ठीक है। चलो देन इसके बाद का जो स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन करो और मेरे को एक्सप्लेन करो क्या दिया हुआ है। बिकॉज द डायरेक्ट लेबर इज कंटिन्यूली इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर रिसोर्सेज वुड हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द अदर वर्क which currently earns a contribution of 1.50 per direct labor hour, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ जो है इसका रीडिंग करो और मेरे को समझाओ ये क्या दिया हुआ है। चलो वॉट एवर इज योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से। हाँ हाँ बोल। शिफ्ट हो गया? दूसरा वाला प्रोडक्शन का नाम है? नहीं, बढ़ा के दिया है। हाँ मतलब और ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी लेबर अपने पास जो है वो सरप्लस है कि शॉर्टेज है? लेबर का शॉर्टेज। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? लेबर को लेके उधर का काम रुकवाना पड़ेगा और वो लेबर को ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के काम में क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग ने उसको डाइवर्ट किया है, ठीक है। हाँ, और वो लोग वहां पे अपने को कुछ तो भी कमाई करके दे रहे थे, ठीक है। कितना कमाई करके दे रहे थे? 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आर। हाँ, यूनिट्स नहीं दिया, क्या दिया हुआ है? आर्स दिया हुआ है, ठीक है। सुनो अभी देखो इसका सिंपल मतलब क्या होता है मालूम है? मेरे को बताओ लेबर जो है यहाँ पे मतलब लेबर यहाँ पे सरप्लस है कि शॉर्ट है? शॉर्ट। तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम रुकवा के उनको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अपने को यूज करना पड़ेगा। व्हेन यू विल डाइवर्ट द लेबर, व्हेन यू विल डाइवर्ट द लेबर, लेबर यहाँ पे कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगा? और इधर दिया ना 5,000 यूनिट्स का सेल हो रहा है, तो लेबर यहाँ पे कितना यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा? 5,000, ठीक है। तो 5,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। एक यूनिट को 4 आवर्स लग रहा है। कितना आवर्स लग रहा है? 4 आवर्स। कहां से पता चला? तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना 4 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर, ऐसा करके दिया हुआ है। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए अपने को 4 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पे लेबर जो है 5,000 यूनिट्स के लिए अगर वो लोग यहाँ पे काम करेंगे, एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट कितना है? सॉरी, एक यूनिट को बनाने का टाइम कितना ले रहे हैं वो लोग? 4 आवर्स। तो वो लोग यहाँ पे कितना आवर्स के लिए काम करेंगे मालूम है? 20,000 आवर्स के लिए वो लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। इफ लेबर इज वर्किंग हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर 20,000 आवर्स, वो लोग दूसरे प्रोजेक्ट में 20,000 आवर्स के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। अगर वो लोग वहां पे 20,000 आवर्स के लिए काम करते थे तो लेबर अपने को ₹1.5 पर आवर के हिसाब से कमाई करके दे रहा था, ठीक है। क्योंकि वो वाला काम अभी अपने को रुकवाना पड़ेगा और लेबर को डाइवर्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इन द न्यू प्रोजेक्ट लेबर इज गोइंग टू वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स? फॉर 20,000 hours. That means they will not be able to work in the other project for how many hours? 20,000 hours, ठीक है। और क्योंकि वो लोग दूसरे प्रोजेक्ट में 20,000 hours के लिए काम नहीं कर पाएंगे, उधर 20,000 into 1.5 पर आवर का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने को? लॉस, क्योंकि वो लोग अपने को कमाई करके दे रहे थे। दैट मीन्स के लेबर को जब भी हम डाइवर्ट करेंगे ना
तो 30,000 रुपीज का लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? 30,000 का लॉस, ठीक है। अच्छा, 30,000 का लॉस का मतलब ये है कि वहां पे कुछ इनफ्लो होने वाला था, वो इनफ्लो नहीं होएगा क्योंकि हमने लेबर को डाइवर्ट कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला जाएगा? लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है इट इज लॉस ऑफ कैश इनफ्लो। क्या बोलेंगे इसको? लॉस ऑफ कैश इनफ्लो। एंड लॉस ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट यू नो एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, चलो, हैव यू अंडरस्टूड द एंटायर स्टेटमेंट नाउ? मैं वापस एक बार रीड कर रहा हूं, देखो क्या दिया है। बिकॉज द डायरेक्ट लेबर इज कंटिन्यूली इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर रिसोर्सेज वुड हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द अदर वर्क which currently earns a contribution of 1.50 per direct labor hour। ठीक है, तो ये लेबर को हम लोग एक काम रुकवा के हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। जो काम हमने रुकवाया है वहां पे वो लोग 20,000 आवर्स के लिए काम नहीं कर पाएंगे। 20,000 आवर्स के हिसाब से 1.5 पर आवर का वो लोग अपने को कंट्रीब्यूशन कमाई करके दे रहे थे। वो कंट्रीब्यूशन का भी क्या हो जाएगा मालूम है? लॉस हो जाएगा। सो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इज लॉस ऑफ व्हाट यू नो कैश इनफ्लो, एंड लॉस ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी टेकन एज व्हाट यू नो कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये एक साल के लिए होएगा कि दिस विल बी फॉर एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स। एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स। ऐसा नहीं बोला है कि एक ही साल में लेबर का शॉर्ट सप्लाई है। सो दैट मीन्स कि अपने को जो 30,000 का जो लॉस होने वाला है ये फर्स्ट ईयर के एंड पे भी होएगा, सेकंड ईयर के एंड पे भी होएगा। इट इज गोइंग टू बी फॉर एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 इयर्स। ठीक है, तो ये 30,000 का जो अमाउंट है ये भी एक एन्युटी अमाउंट है, एंड इट इज एन एन्युटी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 इयर्स। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ठीक है, चलो देन वापस इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। द फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब 9 रुपए का बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, सो व्हाट इज दैट 9 रुपीज? बताओ जरा। एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, द फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट वुड बी 2.25 पर आवर। ठीक है, सो 2.25 पर आवर इंटू 4 आवर्स करो तो तुमको 9 रुपीज मिल जाएगा। तो 9 रुपया कैसे कैलकुलेट किया समझा तुम लोग को? ठीक है, अच्छा, ये 9 रुपया क्या है? दिस 9 रुपीज पर यूनिट इज नथिंग बट इट इज व्हाट यू नो, इट इज एन एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, अच्छा, अभी एब्जॉर्प्शन रेट है, ये मैंने तुमको पहले ही मैंने तुम लोग को ये इन्फॉर्म कर दिया था। अभी यहां पे स्पेसिफिकली लिख के दिया हुआ है द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर 9 रुपीज। ठीक है, तो ये एक एब्जॉर्प्शन रेट है, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड नॉट ऑल्टर। चलो, अभी कोई समझा सकता है ये क्या है? नहीं, एब्जॉर्प्शन रेट कभी भी एक्चुअल रेट नहीं होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट जबरदस्ती एक रेट कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए क्या लगता है मालूम है? अपने को फिक्स्ड कॉस्ट लगता है। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को जब ये लोग ने नंबर ऑफ आवर्स के साथ जब भी डिवाइड किया है तो ये लोग को एब्जॉर्प्शन रेट मिला है 2.25 पर आवर का। ठीक है, फिर हम लोग ने ये 2.25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 9 रुपीज पर यूनिट में वो लोग ने उसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर वो लोग ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना फिक्स्ड ओवरहेड्स का वुड नॉट ऑल्टर। ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। देखो, सपोज ये क्लासरूम का रेंट जो भी रहेगा, ठीक है, तो तुम्हारा एक बैच है। सपोज तुम्हारे बाद में हम लोग को और एक बैच का प्लानिंग करना है, और एक बैच का प्लानिंग करने का मतलब है हमारे लिए इट इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कोई भी एक नया बैच स्टार्ट करना रहेगा, इट इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो जब भी हम लोग ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेंगे नए बैच के लिए, ठीक है, तो मेरे को बताओ ये जो क्लासरूम का रेंट है, ठीक है, ये रेलिवेंट है कि इररेलिवेंट है? वापस पूछू, सपोज तुम्हारा एक बैच चल रहा है, तुम लोग जाओगे, उसके बाद और स्टूडेंट्स आएंगे दूसरे बैच के, ठीक है, यही क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लासरूम का रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए रेलिवेंट है फॉर द न्यू बैच और इट इज इररेलिवेंट? इररेलिवेंट है, बराबर है। अच्छा, ये क्यों इररेलिवेंट है? क्योंकि वो बैच चालू करे कि नहीं करे, हम ऑलरेडी क्लासरूम का रेंट तो हम लोग वैसे भी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि जब भी हम ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे ना, ये वाला प्रोजेक्ट करने पे योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड नॉट ऑल्टर, मतलब एक भी रुपया तुम्हारा इंक्रीज नहीं होने वाला है इफ यू आर टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, क्या वो फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा? कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा
तो ये एब्जॉर्प्शन रेट हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन रेट हम लोग ने खाली अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या किया मालूम है, इसको हम लोग ने खाली कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसके अंदर कुछ भी इंक्रीज होने वाला नहीं है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ऐसा बोला रहेगा कि एब्जॉर्प्शन रेट अपने को दिया हुआ है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से तुम्हारा जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो 20,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कितना रेलिवेंट रहेगा? पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट रहेगा कि खाली 20,000 जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होएगा वही रेलिवेंट रहेगा? अरे देखो, नया प्रोजेक्ट नया बैच स्टार्ट करने पे अगर सपोज हम लोग ने और एक क्लासरूम रेंट पे ले रहे हैं, तो वो सपोज के जो दूसरा क्लासरूम है उसका रेंट का अमाउंट ही सपोज के 20,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरे को बताओ नया बैच स्टार्ट करने पे कितना रेलिवेंट कॉस्ट रहेगा? 20,000, क्योंकि नया प्रोजेक्ट करने के वजह से अगर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो खाली उतना जितना इंक्रीज होएगा उतना ही खाली क्या रहेगा मालूम है? रेलिवेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर हम लोग ने ये वाला प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा उसके अंदर, योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड नॉट ऑल्टर, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये 9 रुपया जो है हमारे कोई भी काम का है कि ये 9 रुपीज इररेलीवेंट हो जाएगा? इररेलीवेंट, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा मालूम है तुमको? खाली एक मटेरियल का कॉस्ट आएगा और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? लेबर का कॉस्ट, ओके। चलो देन और एक पॉइंट है नया इसमें, working capital requirements would be 10,000 in the first year, rising to 15,000 in the second year and remaining at this level till the end of the project, ठीक है। चलो अभी इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कांस्टेंट है? नहीं है। देखो ईयर 0 1 2 3 4 and what 4 and 5, ठीक है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट? वी आर हैविंग 5 years। यहाँ पे आएगा कैश आउटफ्लो, यहाँ पे क्या आएगा? कैश इनफ्लो, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अभी ये लोग ने क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 10,000 इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब आज वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा डालना पड़ेगा? 10,000, ठीक है। तो 10,000 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो 10,000 ईयर 0 में आज 10,000 का क्या हो जाएगा मालूम है? कैश आउटफ्लो, ठीक है। ठीक है, तो कोई कैश इनफ्लो नहीं है आज, राइट। उसके बाद में स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इट इज गोइंग टू राइज टू 15,000 इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। मतलब सेकेंड ईयर के स्टार्ट से इसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज होके 10,000 से कितना हो रहा है अभी? 15,000, ठीक है। और ये जो 15,000 है इट इज गोइंग टू रिमेन एट दिस लेवल टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या होता है मालूम है उसके अंदर, ये जो 10,000 हम लोग ने आज इन्वेस्ट किया ना वर्किंग कैपिटल में, ये पैसा पहले वापस आएगा, ठीक है। ये पैसा वापस कभी आएगा? फर्स्ट ईयर के एंड पे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के एंड पे ना ये 10,000 का क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो, ठीक है। आर वी गोइंग टू फंक्शन इन द सेकेंड ईयर? यस, लेकिन सेकेंड ईयर में जब भी तुम फंक्शन करोगे तो वर्किंग कैपिटल अभी 10,000 का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बढ़ गया, ठीक है। नाउ द रिक्वायरमेंट इज हाउ मच? 15,000, ठीक है। फिर ये 15,000 जो है ये सेकेंड ईयर के एंड पे वापस आएगा, ठीक है। आर वी गोइंग इन द थर्ड ईयर नाउ? यस, ठीक है। तो वापस से सेकेंड ईयर के एंड पे ये 15,000 अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये 15,000 वापस थर्ड ईयर के एंड पे आएगा, ठीक है। आर वी गोइंग इन द फोर्थ ईयर? यस। तो वापस से थर्ड ईयर के एंड पे 15,000 इन्वेस्ट होएगा और फोर्थ ईयर के एंड पे वापस से 15,000 अपने को वापस मिलेगा। आर वी गोइंग इन द फिफ्थ ईयर? यस, ठीक है। तो फोर्थ ईयर के एंड पे वापस से 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगेन दिस 15,000 विल कम बैक टू यू एट द एंड ऑफ विच ईयर? फिफ्थ ईयर, ठीक है। आर वी गोइंग इन द सिक्स्थ ईयर? नो। तो ये अमाउंट वापस से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसका फाइनल आउटपुट देखो क्या होगा इसके अंदर। मेरे को बताओ फर्स्ट ईयर मतलब ईयर 0 में क्या होगा? आउटफ्लो, ठीक है। तो ईयर 0 में देयर इज गोइंग टू बी अ कैश आउटफ्लो, कितने का? 10,000 का, ठीक है। फिर ईयर 1 में क्या होएगा? एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है, तो इसको नेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेट क्या हो रहा है मालूम है? नेट इज कैश आउटफ्लो, लेकिन कितना? 5,000, ठीक है। मतलब 10,000 आज अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा और 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ विच ईयर? फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। थर्ड ईयर में कुछ नहीं। फोर्थ ईयर में कुछ नहीं, ठीक है। फिर फिफ्थ ईयर में इट विल बी कैश इनफ्लो, कितना?
पूरा 15,000 का अमाउंट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग वर्किंग कैपिटल एक ही बार डाल रहे हैं कि 2 बार डाल रहे हैं? 2 बार। एक आज अपने को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10,000। दूसरा फर्स्ट ईयर के एंड पे और अपने को एडिशनल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 5,000। ऐसा करके टोटल 15,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर रिलीज कितना होएगा? एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर रिलीज विल बी 15,000। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस टेबल? ठीक है, ये वाला टेबल कॉपी करना है तुम लोग को। ठीक है, चलो तो इसको कॉपी कर लो। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। बताओ ये 20% क्या होएगा? ये डिस्काउंटिंग रेट है। ठीक है, सो 20% डिस्काउंटिंग रेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है, इग्नोर टैक्सेशन। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करके स्टार मार्क करो भाई। इग्नोर टैक्सेशन का क्या इंप्लीकेशन होता है? चलो, टैक्स इग्नोर करने के लिए बोला है। सबसे पहला डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा डेप्रीशिएशन? और डेप्रीशिएशन ले क्यों रहे थे? टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने बोला है इग्नोर व्हाट? यू नो, इग्नोर टैक्स। तो अगर टैक्स इग्नोर करना है मतलब डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन ही नहीं होएगा। ठीक है, दूसरा, अगर डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन नहीं होएगा, योर कैश फ्लो बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, इज द प्रोजेक्ट वर्थ वाइल? मतलब ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, चलो तुम लोग पहला नोट लिख लो ये वर्किंग कैपिटल का, फिर मैं तुमको और 2-3 नोट लिखवाता हूं, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें टैक्स इग्नोर करना है अपने को। हाँ, ठीक है, वी हैव टू इग्नोर द टैक्स। इग्नोरिंग टैक्स मींस इग्नोरिंग व्हाट? डेप्रीशिएशन। और अगर डेप्रीशिएशन को इग्नोर किया मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स। चलो, ये पास्ट सीए फाइनल का क्वेश्चन है। जब ये टॉपिक सीए फाइनल में हुआ करता था तभी का है ये। सो ये तुम्हारा फर्स्ट नोट है, इट इज अबाउट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, हमको हमारे एनपीवी के टेबल में क्या लेना है? हमको हमारे एनपीवी के टेबल में सिर्फ इसको कंसीडर करना है। ठीक है, ईयर 0 में 10,000 का कैश आउटफ्लो, ईयर 1 में 5,000 का एडिशनल कैश आउटफ्लो, और ईयर 5 में देयर विल बी व्हाट यू नो कैश इनफ्लो 15,000 का रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल को लेके बोल रहा हूं। चलो, हुआ ये वाला। सेकेंड नोट लिखो, इट इज गिवन दैट we have to ignore the tax. It is given that we have to ignore the tax. Ignoring tax means depreciation will be irrelevant. Ignoring tax means depreciation will be irrelevant. And therefore CFBT will be equal to CFAT. So cash flow before tax will be equal to cash flows after tax. चलो, वर्किंग कैपिटल का पॉइंट हो गया। उसके बाद में कौन सा पॉइंट हो गया अपना? इग्नोर टैक्स। ठीक है, लेबर का भी लिखवा दूं तुम लोग को? ठीक है, राइट डाउन। चलो, इट इज गिवन दैट labor is short in supply. It is given that labor is short in supply, and they will be diverted from other work. तो दूसरा काम रुकवा के लेबर को ये वाले प्रोजेक्ट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, दे विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर वर्क। बिकॉज ऑफ दिस there will be loss of contribution. Because of this there will be loss of contribution.
which means there will be loss of cash inflow, which means there will be loss of cash inflow. Which should be treated as, चलो क्या आएगा, लॉस ऑफ कैश इनफ्लो विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, कैश आउटफ्लो, विच शुड बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो. नेक्स्ट लाइन में उसका कैलकुलेशन भी दिखा दो. लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू loss of contribution is equal to 5,000 units into 4 hours per unit, 5,000 units into 4 hours per unit, which is equal to 20,000 hours into 1.5 per direct labor hour into 1.5 per direct labor hour, which is equal to 30,000. So how much is the loss of contribution we have calculated? 30,000. और ये 30,000 खाली एक बार नहीं होने वाला है. It is going to be for every year. For how many years? For 5 years. ठीक है? So this is a 5-year annuity. क्या बोला जाएगा इसको? 5-year annuity. ठीक है? चलो एक लास्ट नोट लिख दो. Cost of existing machine. Cost of existing machine and its current net book value. Cost of existing machine and its current net book value are irrelevant. As this cost is already incurred in the past. Are irrelevant as this cost is already incurred in the past. Such costs are called as sunk cost. SUNK, sunk cost. ठीक है, तो ये चैप्टर में संक कॉस्ट का कोई भी जो है रेलिवेंस नहीं है. ठीक है, दे विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट यू नो एज इररेलेवेंट कॉस्ट. ठीक है, चलो हो गया ये नोट्स, राइट. हाँ, ये आंसर का पार्ट है, मतलब ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया हुआ है. तो इसको एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब तुम इसको वापस रिवाइज करोगे तो वापस अगर तुमको डाउट आया कि 80,000 क्यों नहीं लिया, 60,000 क्यों नहीं लिया, ये लेबर का अमाउंट किधर से आया, ये वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे हुआ, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा लिखवाया. ठीक है, चलो अभी हाँ, कौन सा वाला फिक्स कॉस्ट का लिख लो. चलो, fixed cost absorption rate is given to us. Fixed cost absorption rate is given to us at the rate of rupees 9 per unit. Fixed cost absorption rate is given to us at the rate of 9 per unit. However, it is also given that the actual expenditure on the fixed overheads, on fixed overheads would not alter, which implies that there is no additional fixed cost that is incurred, specifically for this project.
and therefore fixed cost and its absorption rate are irrelevant. ये तुमको रेलिवेंट इररेलिवेंट का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। देखो सपोज मेरे को ना आँख का ऑपरेशन करवाने का है, तो मैं डॉक्टर ए के पास जाता हूँ और डॉक्टर बी के पास जाता हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट स्पेसिफिकली। डॉक्टर ए बोलता है खर्चा होएगा 30,000 रुपीज का, डॉक्टर बी बोलता है खर्चा होएगा 40,000 का, ठीक है। चलो क्या लग रहा है अपने कौन से डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाना चाहिए? दोनों इक्वली क्वालिफाइड डॉक्टर, एवरीथिंग इज व्हाट यू नो इज सेम, ठीक है। सो हमें कौन से डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाना चाहिए? 30,000 मतलब डॉक्टर ए, ठीक है। फिर पता चला कि हम लोग ने और थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि डॉक्टर ए जब भी आंख का ऑपरेशन करता है ना तो हियरिंग पावर चला जाता है, ठीक है। तो और एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है जिसमें 20,000 का खर्चा लगेगा, ठीक है। सो देयर इज वन मोर कॉस्ट ऑफ व्हाट इन ऑफ 20,000, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन से डॉक्टर के पास से ऑपरेशन करवाना चाहिए? बी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि 20,000 रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए कि इरेलीवेंट है? रेलिवेंट है, बरोबर है। मतलब ये जो हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं ये अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के वजह से अगर कोई खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट, ठीक है। और इसके लिए ये 20,000 को भी कंसिडर करना पड़ेगा इन व्हाट यू नो इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो नाउ अवर टोटल ईयर विल बी हाउ मच यू नो विल बी 50,000 और यहाँ पे कितना आएगा? 40,000। तो हम कौन से डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराएंगे? बी, क्योंकि उधर अपना खर्चा कम होगा, ठीक है। सो व्हाट वाज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि जो 20,000 है ये रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है, ठीक है। तो रेलिवेंट का मतलब तुमको समझ में आ रहा है? एक प्रोजेक्ट की वजह से अगर कोई खर्चा बढ़ रहा है या वो प्रोजेक्ट की वजह से अगर कोई खर्चा कम हो रहा है, दैट मींस इट इज रेलिवेंट फॉर व्हाट यू नो फॉर द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एनपीवी का टेबल बनाओ। सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, चलो पीवीसी है, पीवीसीओ। देखो अभी ये टॉपिक में ना लेवल बढ़ते जाएगा, मैं बोल देता हूँ तुम लोग को, लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तुमने देखा ना ये वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, सो दीज आर ऑल न्यू पॉइंट्स दैट विल कीप ऑन एडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो सबसे पहला पीवीसीओ में आएगा कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन। कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन 1,50,000 है। टाइमिंग क्या है इसका? ईयर 0 है क्या? ईयर 1। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 1,50,000। वो 0101 मत कर डालना, सीए फाइनल में कोई भी नहीं सिखाएगा तुमको ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो है लैंग्वेज जो है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ईयर 0 मतलब आज, ठीक है। ईयर 1 का मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ईयर 5 मतलब एंड ऑफ द 5th ईयर, ठीक है। यही लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। अभी चेक करो इसका कोई स्क्रैप वैल्यू था क्या? है, ठीक है। तो उसका स्क्रैप वैल्यू विल बिकम व्हाट यू नो कैश इनफ्लो। तो यहां पे आएगा स्क्रैप वैल्यू एट द एंड। स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। टाइमिंग बोलो इसका क्या आएगा? एंड ऑफ द 5th ईयर। तो 0 पॉइंट फैक्टर बताओ पहले। 402, तो ये आएगा 4020। सेल्स, मटेरियल, लेबर, ये सबसे क्या मिलेगा अपने को? सी फैट, ठीक है। उसको अपन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। अभी ये जो डायरेक्ट लेबर का जो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो, ठीक है। सो विल अगेन कम इन व्हाट यू नो कैश आउटफ्लो। और यहां पे लिखेंगे हम लोग लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ लेबर। कैलकुलेशन लिख रहा हूं यहां पे, 5,000 यूनिट्स इंटू 4 आवर्स पर यूनिट इंटू 1.5 पर आवर का कंट्रीब्यूशन। सो दिस विल बी 30,000। 30,000 का लॉस ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन।
and loss of contribution is loss of cash inflow. Loss of cash inflow is nothing but cash outflow. ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? एन्युटी फैक्टर. यस, तो अपने को इसमें 5 साल का टोटल चाहिए. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू 5 टाइम्स जीटी. तुमको समझ रहा है ये एन्युटी फैक्टर कब भी मल्टीप्लाई करना है उसको? 730. ये रॉन्ग है. 2.991. मैं पूरा अंधविश्वास कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर ये सब कैलकुलेशन में. हाँ, सो 2.991 ये करेक्ट आ रहा है. सब लोग चेक करो प्लीज. हाँ, चलो, तो लेबर का पॉइंट भी हो गया. लेबर के पॉइंट के बाद में क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल देखो मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पे. इधर लिखना है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. सेकेंड लाइन में एट द एंड ऑफ ईयर 1. आज कितना वर्किंग कैपिटल जाएगा? 10,000. एट द एंड ऑफ ईयर 1 और कितना डालेंगे? 5,000. 10,000 का टाइमिंग क्या है? ईयर 0. फैक्टर विल बी 1. प्रेजेंट वैल्यू विल बी 10,000. 5,000 का टाइमिंग क्या है? ईयर 1. ठीक है, ईयर 1 का फैक्टर 833 41. चलो, वर्किंग कैपिटल का प्रेजेंटेशन समझा. ठीक है, अभी क्या करेंगे? पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल 15,000 का रिलीज होगा. ठीक है, तो ये आएगा पीवीसीआई में रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. पूरा 15,000 रिलीज होएगा. टाइमिंग इज ईयर 5. फैक्टर इज 0.402. चलो, 6030. चलो, अभी क्या आएगा यहां पे? टोटल सी फैट पर एनम. अच्छा, इधर प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं. वो वाले टेबल में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे लेके आते हैं. ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे जो पर एनम है, पर एनम का मतलब क्या होता है? एन्युटी. ठीक है, तो अभी इसका वर्किंग करना पड़ेगा. सो दिस विल बी वर्किंग नोट नंबर 1. कुछ नहीं, 3 लाइन का वर्किंग है खाली. कैलकुलेशन ऑफ सी फैट पर एनम. पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस एंड अमाउंट. कहां से स्टार्ट करेंगे? ये सेल्स. सेल्स पर एनम 5,000 यूनिट्स एवरी ईयर सेल होगा 32 रुपीज पे. 1,60,000 लेस मटेरियल कॉस्ट पर एनम. So material cost is 5,000 units into 7 rupees per unit. ये cost अपने को incur करना पड़ेगा. So this will be 35,000. तुम लोग ना देखो, जो ये चैप्टर में हो रहा है ना, वो घर पे जाके वापस रिवाइज करो. और ना इसका भी ये जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया ना, इसका कनेक्शन कुछ 1-2 लेक्चर के बाद दूसरे कोई क्वेश्चन में रहेगा. ठीक है, फिर वापस तुम लोग सोचोगे कि ये सब क्या था. ठीक है, तो वैसा सिचुएशन में नहीं आने के लिए यू गो होम एंड सॉल्व द क्वेश्चन अगेन. वापस से सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है, चलो, फिर इसमें से क्या करेंगे हम लोग? लेस डायरेक्ट लेबर. नहीं नहीं नहीं,
30,000 तो उनको डाइवर्ट किया, इसके लिए लॉस हुआ। अभी उनको डाइवर्ट करके जब भी वो लोग ये वाला प्रोजेक्ट के अंदर जब भी 5,000 यूनिट्स बनाएंगे तो वापस पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना उनको, ठीक है। हाँ, तो 5,000 इंटू 8 रुपीज दिया था ना। अच्छा, वो 8 रुपीज कैसे आया? 4 इंटू 2 करके, ठीक है, 4 आवर्स इंटू 2 रुपीज पर आवर, ऐसा करके 8 रुपीज आया है। तो दिस इज 40,000। This is your cash flows before tax per annum, which itself is cash flows after tax per annum in this particular question. Why cash flow before tax is equal to cash flow after tax? Because we have to ignore the tax, ठीक है। तो टैक्स इग्नोर करना है इसके लिए। तो ये अमाउंट कितना रहा है? 85,000, ठीक है। तो मेरे को बताओ, ये जो सी फैट है 85,000 का, ये खाली एक साल के लिए रहेगा कि इट इज फॉर ऑल द 5 years? सो इज अ 5 year एन्यूटी। क्या है ये? 5 year एन्यूटी, ठीक है। तो ये 85,000 को हम लोग ऊपर टेबल में लेके जाएंगे और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? 2.991, 2,54,235। चलो, और कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, इसका टोटल मारो। एनपीवी दो मेरे को डायरेक्ट। 10,390। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। चलो, 10,390 अपना पे बैक पीरियड हुआ नहीं, अभी तक अपन एनपीवी पे ही है। ये चलो, अंडरस्टूड ना दिस क्वेश्चन? इसको स्टार मार्क करके रखो। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ क्लास वर्क में से। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द क्लास वर्क। अभी एकदम इजी एरिया में लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर जो डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है वो अपन मंडे से करेंगे वापस से। सो अभी जो हम लोग करने वाले वो बहुत सिंपल रहेगा। नाउ सी हियर, अ फर्म कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मतलब ये 2 प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट 8 नहीं है, वो बी है, बी, ठीक है। सो प्रोजेक्ट ए एंड व्हाट इन अ प्रोजेक्ट बी, ऐसे 2 प्रोजेक्ट का डिटेल है। हम ये दोनों में से कोई भी एक ही प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। द फर्म एंटिसिपेट्स इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 10%, ठीक है। यहाँ पे 10% है। तो मेरे को बताओ, ये 10% क्या हो जाएगा अपने लिए? डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। मतलब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। The pre-tax cash flow of the projects for 5 years are as follows, ठीक है। Can you tell me क्या दिया हुआ है? Pre-tax cash flow मतलब क्या? CFBT, ठीक है। सो यहां पे लिख दो, दिस इज CFBT। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है तो CFBT विल बी इक्वल टू CFAT, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट है तो क्या होगा? पहले माइनस डेप्रीशिएशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पे अपने को दिया है प्रोजेक्ट ए का 0 का मतलब क्या है? मैं गिर जाएगा, अभी ईयर 1 बोला था, टुडे, आज, ठीक है। 0 का मतलब क्या है? आज, ठीक है। अच्छा, तुझे बोलना ही था तो बोलने का स्टार्ट ऑफ ईयर 1, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 2 lakhs जो है ये अपने को ब्रैकेट में दिया है। मतलब ये क्या है मालूम है? ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। किसका अमाउंट है? ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर ईयर 1 मतलब एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है। ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ये सब अपने को इनफ्लोज होने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्ट बी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 lakhs का है। उसके बाद में ना ईयर 1 में ये 21,800 है,
सो 21,800 ऐसा करके अपने को यहां पे भी क्या दिया है मालूम है, कैश इनफ्लोस का डिटेल दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है, तो कितना अच्छा बात है कि हमको CFBT जो दिया है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, CFAT, ठीक है। ओके, देन an amount of rupees 35,000 will be spent on account of sales promotion in year 3 in case of project A, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए का जो थर्ड ईयर का जो कैश इनफ्लो है ना, उसका अमाउंट कितना है, 90,000, ठीक है। अब ये 90,000 में से ना ये लोग को एक खर्चा करने का है, कितने का, 35,000 ठीक है। तो सपोज अगर ये 90 में से ये लोग ने 35 का खर्चा कर दिया, तो क्या तुम्हारा ईयर 3 का कैश इनफ्लो 90,000 रहेगा कि 90,000 माइनस 35 हो जाएगा, 90,000 माइनस 35, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा मालूम है, 55,000। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे 55,000 कंसीडर करना है। नहीं बेटा, ईयर 3 बोल दिया मतलब क्या हो गया, एंड ऑफ थर्ड ईयर। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूँ वो पूरे चैप्टर के लिए नहीं, पूरे फाइनेंस के लिए सेम है, ठीक है। मतलब ये लोग ने क्या बोला है यहाँ पे, इट विल बी स्पेंड ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स प्रमोशन इन द ईयर 3। इन द ईयर 3 का मतलब है एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ईयर 3 लिख दिया मतलब खत्म हो गया, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है। अच्छा, ये लोग ने सपोज अगर ऐसा बोला रहेगा स्पेसिफिकली कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 3, तो उसका मतलब क्या होगा बताओ, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 मतलब एंड ऑफ ईयर 2। आगे कोई क्वेश्चन में ऐसा आने वाला है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ईयर 3 में कोई कंफ्यूजन है कि अभी एकदम स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। ओके, देन दिस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ प्री टैक्स कैश फ्लो, ठीक है। तो हमारे लिए 55,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है पूरा, ओके। द डिस्काउंटिंग फैक्टर आर एज अंडर, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर वो लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हमें कोई भी कैलकुलेटर का टैलेंट नहीं दिखाना है। जो फैक्टर वो लोग ने दिया है इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो लोग ने डिस्काउंटिंग फैक्टर में खाली 2 ही डेसिमल लिया हुआ है, ठीक है। तो वी विल कंसिडर ओनली हाउ मेनी डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स, ठीक है। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच प्रोजेक्ट, ईच प्रोजेक्ट मतलब ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है। इनके लिए हमको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, इसका मतलब तुमको अभी तक नहीं पता है। देन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इसका भी मतलब तुमको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है डिजायबिलिटी फैक्टर, डिजायबिलिटी फैक्टर का मतलब है PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PVCI अपॉन PVCO। तो उसके लिए पहले PVCI लगेगा और PVCO लगेगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। देखो, अभी कोई भी मेथड तुमको पूछा रहेगा ना, पहले हमेशा NPV का कैलकुलेशन करने का, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज विल फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट कैलकुलेट द NPV फॉर फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पहले मैं तुमको प्रोजेक्ट ए का करके देता हूं, देन यू ट्राई फॉर प्रोजेक्ट बी, ओके। चलो, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट ए, क्या हो रहा है तुम लोग को, सबका वायरल है, अच्छा सब मरीज है ना। अच्छा, इसमें ना PVCI जो है उसका जगह थोड़ा ज़्यादा रखना, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, PVCI में थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए मुझे। 7-8 लाइन ले लेना PVCI में। चलो, अभी प्रोजेक्ट ए का डिटेल्स देखो जरा। प्रोजेक्ट ए में आज ईयर 0, आज मतलब ईयर जीरो में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वी आर हैविंग, 2 lakhs, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे PVCO में, इधर आएगा फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट,
discounting factor 1, present value will be 2 lakhs. अभी यहाँ पे अपने को सी फैट का कैलकुलेशन करना है कि जो कैश फ्लो बिफोर टैक्स है वही सी फैट है. हाँ, क्यों मालूम है? बिकॉज वी हैव टू इग्नोर वर्ड टैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे ना अपने को अलग से कोई सी फैट का कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज इन अवर पीवीसीआई वी विल राइट हियर कैश फ्लोज बिफोर टैक्स स्लैश कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स. इधर ही हम ईयर्स लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5. चलो अभी ईयर 1 का इनफ्लो कितना है? 35,000, फिर 80,000, $55. इधर ब्रैकेट में लिख देना इट इज 90,000 माइनस 35,000, फिर 75 एंड 20,000. चलो अभी 35,000 किसके साथ मल्टीप्लाई होएगा? 0.91. क्वेश्चन में जो दिया है वही फैक्टर लेना है. वेट पहले सब फैक्टर लिख लेने दो. 0.83 7 फिर 0.62. इसको मल्टीप्लाई करो इधर ही. 66. एक मिनट 41 एग्जैक्ट. चलो इसका टोटल करोगे 2 लाख 2,000. बस एक मिनट रुक जाओ. कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह दिया था कि अपने को? नहीं दिया है ना. ठीक है, चलो तो ये 2,02,900 है. पीवीसीओ का टोटल आएगा 2 lakhs. सो थर्ड कैलकुलेशन क्या हो जाएगा अपना? एनपीवी. चलो 2,900. ठीक है, अभी इसी के नीचे पीआई का कैलकुलेशन दिखा दो. सो पीआई विल बी पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ. 2,02,900 divided by 2 lakhs. 1.145. चलो जब भी एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो तुम्हारा जो पीआई रहेगा विल बी मोर देन व्हाट मोर देन 1. ठीक है, चलो ये हम लोग ने कर लिया फॉर व्हाट फॉर प्रोजेक्ट ए. ठीक है, नाउ डू द सेम कैलकुलेशन फॉर प्रोजेक्ट बी. फिर हम लोग जाएंगे पे बैक पीरियड के ऊपर. ये चलो हो गया क्या? ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट. ओ महिला मंडल सुनो इधर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड. ठीक है, अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है? पे बैक पीरियड. ठीक है, अभी पे बैक पीरियड का पहले मतलब समझ लो. यहाँ पे व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? इट इज 2 lakhs. ठीक है, जब भी हम पे बैक पीरियड मेथड में होते हैं तो हमको है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं करना है. ठीक है, जैसे हम इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी डालेंगे इट विल बिकम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. ठीक है, तो दोनों में एक साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं. पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नॉर्मल पे बैक पीरियड. ठीक है, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे? 2 lakhs. ठीक है, पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन का मतलब ये है कि ये 2 लाख रुपीस जो तुम आज इन्वेस्ट कर रहे हो ये कितने टाइम में रिकवर होगा. सो दैट मीन्स कि जो 2 लाख रुपया है ये कितने टाइम में रिकवर होने वाला है, उसके कैलकुलेशन को क्या बोला जाएगा? पे बैक पीरियड. ठीक है, तो अब ये जो 2 लाख रुपया जो तुम आज इन्वेस्ट करोगे ना
ये पैसा वापस कैसे आएगा? तो फर्स्ट ईयर में यू विल बी हैविंग 35,000, ठीक है। अभी इधर मैं 35,000 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना रिकवर होएगा? 80,000। थर्ड ईयर में कितना रिकवर होएगा? 55,000। फोर्थ ईयर में कितना रिकवर होएगा? 75। और लास्ट ईयर में कितना रिकवर होएगा? 20, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है अपने को? यहां पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो इधर आएगा पहले ईयर्स, बिकॉज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज व्हाट यू नो इज 5 years। तो यहां पे आएगा ईयर 1 2 3 4 5। फिर यहां पे मैं लूंगा कैश फ्लोज। फिर हम ये कैश फ्लोज का क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालेंगे टू अंडरस्टैंड के 2 लाख रुपीज जो है ये कितने टाइम में रिकवर हो रहा है वो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट रिकवर करेंगे हम लोग? 35,000, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में 35,000 रिकवर होएगा, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर के एंड तक 35,000 अमाउंट जो है ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना रिकवर होएगा? 80,000, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का 35,000 प्लस सेकेंड ईयर का 80,000, ठीक है। ऐसा करके टोटल कितना होएगा? 1,15,000। ये कौन से ईयर के एंड तक रिकवर हो जाएगा? सेकेंड ईयर, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में 55,000, तो 1,70,000 रिकवर हो जाएगा अप टू द एंड ऑफ विच ईयर? थर्ड ईयर, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर में 75,000, मतलब यहां पे आएगा 2,45,000, ठीक है। क्या ये 2 lakhs के ऊपर चला गया अभी? यस, ठीक है। लास्ट ईयर का बताओ? 20,000, मतलब 2,65,000, ठीक है। चलो अभी मेरे को बताओ, क्या ये 2 लाख रुपीज एग्जैक्टली कोई ईयर के एंड पे आ रहा है कि इट इज बिटवीन 2 years? बिटवीन विच ईयर एंड विच ईयर? सो इट इज बिटवीन थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपया रिकवर करना है, ये एक अमाउंट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम उसको एक जो है मतलब उसको एक क्या बोलते हैं उसको बॉक्स में डालेंगे। देन 2 लाख इज गोइंग टू बी रिकवर्ड बिटवीन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। तो यहां पे जो थर्ड ईयर के एंड तक कितना अमाउंट रिकवर हो गया है? 1,70,000, ठीक है। तो मुझे बताओ फोर्थ ईयर में कितना रिकवर करना है? 30,000 ही रिकवर करना है, ठीक है। ये 30,000 कौन से अमाउंट में से रिकवर होएगा? 75,000, ठीक है। तो कौन से अमाउंट को बॉक्स में डाल रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हाउ मच वी हैव टू रिकवर? टोटल 2 lakhs, ठीक है। 2 lakhs एग्जैक्टली कोई ईयर के मतलब एंड पे आ रहा है कि इट इज बिटवीन 2 years? बिटवीन 2 years। कौन से 2 साल के बीच में आ रहा है? थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर, ठीक है। सो कैन आई से दैट अवर पे बैक पीरियड विल बी 3 years एंड सम नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो हम ऐसा आंसर नहीं लिख सकते कि 3 years एंड सम नंबर ऑफ डेज, आगे का कैलकुलेशन तुम कर लो, ऐसा नहीं होएगा। हमें पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा कि इट इज 3 years एंड हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को बोलते हैं पे बैक पीरियड, ठीक है। थर्ड ईयर के एंड तक कितना रिकवर हो गया है? 1,70,000। फोर्थ ईयर में कितना रिकवर करना है? सो दैट इज 2 lakhs माइनस 1,70,000। तो कितना रिकवर करना है? 30,000, ठीक है। तो पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द अबव payback period lies between year 3 and what you know and 4. So payback period is equal to 3 years प्लस सम नंबर ऑफ डेज आएगा यहां पे। और ये सम नंबर ऑफ डेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां पे तुम लोग को दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी मेरे को बताओ कितना रिकवर करना है अपने को? 30,000। किस में से रिकवर करना है? 75 में से, ठीक है। सो कैन आई से कि 75,000 जब भी रिकवर होएगा ना, तो इसको 365 डेज लगेगा, बराबर है। तो 30,000 जो है वो कितने डेज में रिकवर होएगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 146 पॉइंट क्या आ रहा है? जो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। सो इट इज 3 years एंड व्हाट 146 डेज, ठीक है। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है ना वो कैलकुलेशन दिखाना है तुमको। तो यहाँ पे तुमको लिखना है 30,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 365, ठीक है। सो योर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years
एंड 146 डेज, ठीक है। तो मेरे को बताओ 3 years 146 डेज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट लाइफ इज ऑफ 5 years, लेकिन तुम्हारा 2 लाख रुपया कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा? 3 years एंड 146 डेज में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, क्या ये कंफर्टेबल कैलकुलेशन था? हेलो, हाँ तो कुछ कंफर्म तो करो। हाँ, छापो। देखो, प्रोजेक्ट लाइफ 5 years का, एक मिनट खाली, एक मिनट। प्रोजेक्ट का लाइफ इज 5 years। व्हाट इज द पे बैक पीरियड वी गॉट? 146 days। शुड वी एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और नॉट? सपोज ये एक ही प्रोजेक्ट है, 5 साल का लाइफ है, तुम्हारा पैसा रिकवर हो रहा है 3 years 146 days में, शुड वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट? नहीं, ये जो मेथड है ना, ये अपने को आगे प्रॉफिट कितना होएगा उसके बारे में नहीं बता रहा है। ये जो मेथड है वो खाली एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है कि हमारा पैसा रिकवर कितने टाइम में होएगा, ठीक है। अभी ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। इफ यू आर गेटिंग द आंसर एज 3 years एंड 146 days, मतलब ये एक्चुअली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो लोग रेडी है क्या 3 years एंड 146 days के लिए वेट करने के लिए टू रिकवर व्हाट, इन रिकवर 2 lakhs, ठीक है। तो हम इसमें कोई डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कोई कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि 3 years 146 days जो है ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि अप्रोप्रिएट नहीं है वो, ठीक है। चलो, पहले इसको कॉपी करो, फिर दूसरे प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन करके दो। नहीं रुको, पहले डिस्काउंटेड पे बैक करते हैं, फिर दूसरे का करना। हर एक अमाउंट क्लियर था इसके अंदर, बहुत इजी कैलकुलेशन है। कौन से अमाउंट को मैंने हाईलाइट किया है, उसको बॉक्स में डाला है, उसका रेलिवेंस क्या है, वो भी हर क्वेश्चन में आएगा ऐसा। क्या हमने ये मेथड में कहीं पे भी प्रेजेंट वैल्यूज को लिया है कि सब कुछ फ्यूचर वैल्यूज में है? ये फ्यूचर वैल्यूज मतलब ये मेथड में क्या यूज नहीं होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होता है, ठीक है। मतलब डिस्काउंटिंग यूज नहीं करना है इसमें। चलो, हो गया, छाप लिया ये, ठीक है। अभी दूसरा प्रोजेक्ट ए का ही डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। जब भी हम डिस्काउंटेड पे बैक में रहेंगे मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे जब भी हम लोग लिखेंगे ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नहीं ये अमाउंट होएगा अपना पीवीसीओ का टोटल। हाँ, याद रखना ये, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करने वाले हैं। तो तुमको चेक करना है एनपीवी का तुम्हारा कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, तो अभी ये वाले क्वेश्चन में वो 2 lakhs है, लेकिन ये 2 lakhs से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहां पे भी सेम टेबल बनेगा, ईयर 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पे हम लोग लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फिर यहां पे आएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करोगे? फर्स्ट ईयर का 35,000 लोगे कि 35,000 का प्रेजेंट वैल्यू लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। ये तुमने ऑलरेडी एनपीवी के टेबल में कर लिया रहेगा, वहां से अमाउंट उठाना है अभी। 31,850। सो फर्स्ट ईयर के एंड तक 31,850 रिकवर हो जाएगा। सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है 66,400। 98,250 सेकेंड ईयर के एंड तक रिकवर हो जाएगा। कितना है थर्ड ईयर का? 41,250। 139,500। 1,90,500।
चलो यही तुम्हारा पीवीसीआई का टोटल रहेगा। 2,02,900, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कौन से अमाउंट को डब्बे में डालो। नहीं नहीं, पहले पहले 2 lakhs। अभी यहाँ पे पे बैक पीरियड ये जो 2 lakhs है, ठीक है, वो कौन से 2 ईयर के बीच में रिकवर हो रहा है, 4th ईयर एंड 5th ईयर, ठीक है। सो 4th ईयर एंड 5th ईयर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो कैन आई से दैट योर पे बैक पीरियड विल बी 4 years एंड सम नंबर ऑफ डेज। तो 4th ईयर के एंड तक कितना रिकवर हो गया, 1,90,500। कितना रिकवर करना है 5th ईयर में, सो 2 lakhs माइनस 1,90,500, तो कितना रिकवर करना है, 9,500। 9,500 कौन से अमाउंट में से रिकवर करना है, 12,400 में से रिकवर करना है। सो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लाइज बिटवीन, ये पूरा प्रेजेंटेशन दो अच्छे से, ईयर 4 एंड 5। discounted payback period is equal to 4 years plus, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का वर्किंग इधर अलग से कर सकते हो। 12,400 will take 365 days, so 9,500 will take how many days, so 9,500 divided by 12,400 into 365, so discounted payback period is equal to 4 years and 280 days। देखो ये 280.1 भी आएगा ना, तो उसको हायर साइड पे राउंड ऑफ करने का, क्योंकि डेज है ये, हाँ ठीक है। तो इसमें 0.5 नहीं देखना है, पॉइंट कुछ भी आएगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 4 years and 280 days। चलो प्रोजेक्ट बी का ट्राई करो। प्रोजेक्ट बी का 5 years में अगर कॉस्ट रिकवर नहीं होता है तो उसका पे बैक पीरियड नहीं आएगा। मतलब तुम्हारे प्रेजेंटेशन में टेबल बना के दिखाना पड़ेगा, और नहीं आया तो नीचे लिख देने का दैट पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, क्योंकि वो 5 years से ज्यादा हो गया। दिखाने का, लेकिन उसमें लिखने का नॉट पॉसिबल करके। नहीं नहीं, ये टेबल एक बार बन जाएगा। सपोज ये टेबल में तुम्हारा लास्ट में क्यूमुलेटिव में 2 lakhs के अंदर है, मतलब हम लोग यहाँ पे 2 लाख रुपीज रिकवर नहीं कर पा रहे, तो पे बैक का कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि आगे तो कुछ भी अमाउंट रिकवर ही नहीं हो रहा है। सो पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। as initial investment cannot be recovered. Payback period calculation is not possible as initial investment cannot be recovered. Payback period calculation is not possible as initial investment cannot be recovered in 5 years। लिख दो ऐसा, क्योंकि ये वाले मतलब ये वाले क्वेश्चन में लाइफ इज 5 years। अभी सेम वैसे ही स्टेटमेंट लिखना है, खाली पे बैक के जगह पे क्या आएगा, डिस्काउंटेड पे बैक। बहुत रेयरली पूछा जाता है पे बैक, तो लाइफ में कुछ अच्छा काम किया रहेगा तो आ जाएगा क्वेश्चन इसके ऊपर। किस में? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा।
लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, इसके लिए मैंने ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं किया, वरना कर सकते हो। क्या बाकी है? नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में आया नहीं है, इसके पहले का था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 पहले बी वाला करो, बी वाला क्वेश्चन नंबर 14 में पहले बी वाला करो। बी वाले का रिक्वायरमेंट देख लो, डिटरमाइन द पे बैक पीरियड, ठीक है। मतलब कौन सा पे बैक है, सिंपल पे बैक बोला है कि डिस्काउंटेड बोला है, नॉर्मल वाला। कुछ नहीं, डायरेक्टली पे बैक, सीधा टेबल बना के उसका कैलकुलेशन करने का। ये क्वेश्चन में जो एनुअल कैश इनफ्लोज दिया है ना, वो डायरेक्टली सी फैट ही है। एनुअल कैश इनफ्लो लिखा है, कुछ भी बोला नहीं है, तो डायरेक्टली सी फैट है वो। बी वाला पार्ट करो पहले। हाँ, ए वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बी वाला पार्ट पहले करना। हाँ, कितना है? 3 years and 146 days। चलो ए वाले पे आ जाओ। फोर्टीन का ए वाले पे देखो क्या दिया है। सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹20 lakhs, ठीक है। मतलब इसका जो कॉस्ट 20 lakhs है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा? 20 lakhs। एंड इट यील्ड्स एन्युअली, ठीक है। एन्युअली को अंडरलाइन करने का, तो यहाँ पे एवरी ईयर का एक एन्युटी फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एन्युटी फिगर। एंड यील्ड्स एन्युअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 lakhs आफ्टर डेप्रीशिएशन at the rate of 12.5% as per the straight line method, but before tax at the rate of 50%, ठीक है। तो मेरे को बताओ, ये जो प्रॉफिट दिया ना यहाँ पे 3 lakhs का, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट इज आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स। तो कौन सा अमाउंट होता है वो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, ठीक है। सो दिस अमाउंट इज व्हाट 3 lakhs इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे बताओ, हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट है कि सी फैट में? सी फैट। तो यहां से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सी फैट का कैलकुलेशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पहले माइनस होएगा टैक्स, तो अपने को मिलेगा एनपैट। एनपैट में ऐड बैक करेंगे डेप्रीशिएशन, तो क्या मिल जाएगा? सी फैट, ठीक है। चलो, फिर वो सी फैट को लेके वी हैव टू डिटरमाइन द पे बैक पीरियड, ठीक है। तो यहां पे पहला कैलकुलेशन क्या आएगा बताओ? सी फैट, particulars, calculations and amount। net profit before tax per annum, ये दिया हुआ है 3 lakhs। इसमें से पहले क्या माइनस करेंगे? टैक्स, विच इज एट द रेट ऑफ 50%। 3 lakhs का 50% will give you 1,50,000। So you'll get net profit after tax per annum। इसमें ऐड बैक करना है डेप्रीशिएशन। अभी डेप्रीशिएशन के लिए 20 lakhs का 12.5% लेना पड़ेगा। 20 lakhs into 12.5%, कितना आ रहा है ये? 2,50,000। So what is this 4 lakhs C fat per annum? सुनो, अभी जब भी तुमको एन्युटी दिया रहेगा ना, एन्युटी,
ठीक है, तो मेरे को कोई टेबल वगैरह अपने को कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, क्या योगा कर रहे हो क्या तुम लोग, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी फैट पर एनम, तो ये आएगा 20 लैक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 लैक्स, सो इट इज एग्जैक्टली हाउ मेनी इयर्स 5 इयर्स। सपोज ये 21 लैक्स होता तो अपने को क्या आंसर मिलता था, 21 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 हाँ तो बोलो क्या आएगा, 5.25 ईयर्स, ठीक है। नाउ 5.25 ईयर्स का मतलब क्या होता मालूम है, 5 ईयर्स एंड 0.25 को मल्टीप्लाई करने का विथ 365, ठीक है, तो डेज मिल जाएगा, तो 92 डेज। ये समझा ना, अगर पॉइंट में आएगा तो ईयर्स में भी लिखना और डेज में भी लिखना, ठीक है। चलो अभी ये वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली कितना ईयर्स आ रहा है अपने को 5 ईयर्स, तो जब भी अपने पास एन्युटी रहेगा तो हमें टेबल नहीं प्रिपेयर करना है, डायरेक्टली क्या करना है अपने को, उसको डिवाइड करना है विद द एन्युटी अमाउंट, तो स्ट्रेट अवे अपने को जो मिलेगा दैट विल बी योर पे बैक पीरियड, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, चलो 3 मिनट लगेगा गिन के, पहले पे बैक निकालो फिर रेसिप्रोकल समझाता हूं क्या है। हाँ वही है रिवर्स, हाँ हाँ पहले पे बैक निकालो। चलो प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 एंड इट वुड गिव एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ हाउ मच 4,000 द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years, तो पे बैक पीरियड विल बी initial investment divided by cash flows per annum, that is how much 4,000, 5 years। तुमको बोला है डिटरमाइन द पे बैक रेसिप्रोकल, ठीक है, सो पे बैक रेसिप्रोकल इज 1 डिवाइडेड बाय पे बैक पीरियड इनटू 100, ये एक्चुअली आंसर परसेंटेज में आता है, so this will be 1 divided by 5 into 100, 20%। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल में, इसमें था क्वेश्चन इसके लिए मैंने करवाया ये। चलो पे बैक वाला पार्ट समझ गया तुम लोग को, ठीक है। सो वी आर डन विथ व्हाट टुडेज लेक्चर। इसका मतलब ये है कि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% का रिटर्न्स आया है एवरी ईयर, हाँ 20% का, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल में नहीं है ये, हाँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आएगा एग्जाम में, अभी इसके अंदर था क्वेश्चन इसके लिए मैंने करवा दिया है वो। चलो अभी मंडे को और कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग अच्छा क्वेश्चंस है।